हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, जो हमें 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक हमने 16 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और इस वीडियो में हम 17th से लेके 20th क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ज़्यादा अगर कवर कराऊँ क्वेश्चन एक वीडियो में तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखो 17th क्वेश्चन है हमारे सामने। सुनामी से क्या अभिप्राय है, इसके प्रभाव लिखिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सुनामी, राइट इट्स इम्पैक्ट्स, ये बताना है। तो देखते हैं पहले इसको हिंदी में। देखो, समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज़ हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो ज़बरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। मतलब ये है कहने का, जब भी समुद्र के अंदर कोई हलचल होगी वो भूकंप की वजह से हो सकती है, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हो सकती है, या भूस्खलन की वजह से हो सकती है। तो उसका जो बहुत ऊँची ऊँची लहरें बनती हैं फिर जब भी समुद्र की सतह में कंपन होता है। तो अब ये जो ऊंची लहरें हैं बहुत ज़्यादा भी होती हैं और बहुत हाइट भी उनकी ज़्यादा होती है, और फिर वो समुद्र के तट की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती हैं लहरें बहुत स्पीड के साथ। तो उन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। दरअसल सुनामी जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। इसमें सु का मतलब है समुद्र तट और नामी का मतलब है लहरें। इन्हीं समुद्र तट के पास जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं उनको सुनामी कहा गया है। फिर इसके प्रभाव बताने हैं। तो सुनामी के प्रभाव क्या हैं, देखो, जब एक विशाल सुनामी भूमि से टकराती है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा और जल की मात्रा से भारी क्षति होती है। जब भी सुनामी तट से टकराती है तो जो पानी के अंदर बहुत शक्ति होगी, इतनी प्रबल लहरें होती हैं वो क्या करती है, शक्तिशाली लहरें, सुनामी की जो ये शक्तिशाली लहरें हैं अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देती हैं। नाव, घर, पुल, वाहन, पेड़, टेलीफोन लाइन, बिजली की लाइन, सभी कुछ बिल्कुल नष्ट कर देती हैं। जो लोग तटीय क्षेत्रों में, शहरों और गाँव में रहते हैं उनके पास पलायन करने का समय नहीं होता। अचानक मतलब बहुत ज़्यादा पहले से नहीं पता चलता है, तो अब अचानक से सुनामी आ जाती है तो एकदम इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग वहाँ से निकल जाएं। सुनामी की प्रबल शक्ति तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। आमतौर पर डूबने से, लोग डूबने से मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। मृत्यु का एक अन्य कारण इमारतों का गिरना, बिजली का झटका लगना और गैस से आग लगना, टूटी हुई टंकियाँ, तैरता हुआ मलबा, ये सब भी मृत्यु का कारण बनते हैं। एकदम तबाही मच जाती है, इतनी विशाल लहरें, इतना ज़्यादा पानी आता है कि सब कुछ बहा ले जाता है अपने साथ। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ और प्रदूषित पेयजल के कारण ये बीमारी फैल सकती है। जब पानी रुका हुआ और प्रदूषित होता है तो मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। जब इतना पानी आता है, बाढ़ आ जाती है, ना पीने का साफ़ पानी रहता है, गंदा पानी इकट्ठा होता है, तो फिर मलेरिया जैसी बीमारी, जो गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी है, वो फैलने लगती है। सुनामी से परिदृश्य बदल जाता है। ये पेड़ और पौधों को उखाड़ देता है, साथ ही पक्षियों के घोंसले और जानवरों के आवासों को भी मतलब सभी कुछ नष्ट हो जाता है। ना पक्षियों के घोंसलों की जगह बची, जब पेड़ ही उखड़ जाते हैं, ना जानवरों के रहने की जगह, जंगल के जंगल सब कुछ बह जाते हैं बिल्कुल, तो बहुत तबाही मचती है। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। सुनामी, द जापानीज वर्ड सुनामी मीन्स हार्बर वेव। हार्बर का मतलब है पोर्ट, यानी कि जो उस पे सी शोर के पास वेव्स होती हैं उनको सुनामी बोलेंगे। अ सुनामी इज अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स दैट आर टिपिकली सीन ऑन सी और ओशियन सरफेसेस एंड हैव द पोटेंशियल टू कॉज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। सुनामी एक वेव्स की, बहुत लार्ज वेव्स की एक सीरीज़ है जो सी या ओशन के सरफेस पे होती है, और इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि अच्छा खासा लॉस कर देती हैं ये लोगों की लाइव्स को भी और प्रॉपर्टी को भी। If underlying factors are present, it is a sudden displacement of water that can happen in any aquatic body। हो तो किसी भी aquatic body में सकता है, किसी भी water body में, लेकिन मोस्टली ये ओशन या सी में होता है। Tsunami is waves caused by a sudden movement of the ocean surface due to earthquakes, landslides on the seafloor, लार्ज वोल्केनिक इरप्शन इन द ओशन। इन सब की वजह से होता है, या तो जो ओशन सरफेस में अर्थक्वेक आए, लैंडस्लाइड हो, या कोई बड़ा वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो इन सब की वजह से सुनामी आती है। अब इम्पैक्ट क्या है सुनामी के? व्हेन अ मैसिव सुनामी हिट्स लैंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वाटर स्टोर्ड इन इट विल कॉज मैसिव डैमेज। जब ये जो इतने पावरफुल वेव्स हैं, जब वो लैंड को हिट करेंगी तो उस वाटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, तो डैमेज भी काफ़ी मैसिव होगा, बहुत ज़्यादा होगा। सुनामी वेव्स रेक एवरीथिंग इन देयर पाथ। अपने रास्ते में सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। बोट्स, हाउसेज, ब्रिजेस, व्हीकल्स, ट्रीज, टेलीफोन लाइंस, पावर लाइंस एंड जस्ट अबाउट एवरीथिंग एल्स, यानी बिल्कुल सब कुछ तबाह कर देती हैं। पीपल हु लिव इन कोस्टल एरियाज, सिटीज़ एंड विलेजेस डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम टू फ्ली। उनके पास वहाँ से निकलने का टाइम नहीं होता। द सुनामीज स्ट्रॉन्ग फोर्स कॉजेज इंस्टेंट डेथ, मोस्ट यूजुअली फ्रॉम ड्राउनिंग।
ज़्यादातर जो डेथ होती है वो डूबने की वजह से होती है। अनदर कॉज ऑफ डेथ इज बिल्डिंग collapse, इलेक्ट्रोक्यूशन एंड फायर्स फ्रॉम गैस, ब्रोकन टैंक्स एंड फ्लोटिंग डेब्रिस। ये जो सारी चीज़ें हैं, इतना सारा डेब्रिस बहता रहता है, टंकी टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, तो उन सब की वजह से भी चोट वगैरह लगती है। लोग दब जाते हैं बिल्डिंग के नीचे, मलबे के नीचे। In tsunami affected areas, the disease could spread due to flooding and polluted drinking water. When water is stagnant and polluted, illness like malaria will spread. जब वाटर यानी कि पानी ठहरा हुआ होता है कहीं पे, तो मलेरिया जैसी बीमारी फैलती हैं। फ्लड आता है, पोल्यूटेड वाटर होगा, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होगा साफ। The landscape is changed by a tsunami. It uproots trees and plants as well as animal habitats including bird nesting sites. ये बिल्कुल पूरे लैंडस्केप को ही चेंज कर देती है। पेड़ उखड़ जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, एनिमल्स की जो हैबिटेट्स है, शेल्टर्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, बर्ड्स की नेस्टिंग साइट ख़त्म हो जाती हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद है 18th क्वेश्चन, भूकंप आपदा से सुरक्षा हेतु उपायों का उल्लेख कीजिए। स्टेट द वेज ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर। अब अर्थक्वेक डिजास्टर से कैसे बचा जाए, जो ये सुनामी वाला क्वेश्चन था, ये भी आपके डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन की बुक से था, और 18th क्वेश्चन भी उसी में से है। तो अब देखो इसके अंदर, स्टेट द वेज ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर, अर्थक्वेक से कैसे प्रिवेंट करें, भूकंप से कैसे बचें, क्या क्या कर सकते हैं। कुछ तो हम आपदा से पहले करेंगे, यानी हमें तैयारी रखनी चाहिए, और जिस टाइम में भूकंप आए तो उस टाइम भी क्या करना है और क्या नहीं करना वो भी देखना है। तो देखो, आपदा से पहले गैस लाइनों और उपकरणों के कनेक्शनों को लचीला बनाया जाना चाहिए। मतलब बहुत इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि फिर संभले ही ना, कंट्रोल ही ना हो। एक आश्रय गृह, डिब्बाबंद भोजन और अद्यतन प्राथमिक चिकित्सा किट, पानी के गैलन, डस्ट मास्क, चश्मे, अग्निशमन उपकरण, एक मशाल और एक बैटरी से चलने वाली रेडियो सहित भूकंप की तत्परता योजना को तैयार रखा जाना चाहिए। मतलब कोई शेल्टर होम होना चाहिए जहाँ पे एकदम जाके रुक सके। डिब्बाबंद भोजन, पैक्ड फूड भी होना चाहिए हमारे पास। जो फर्स्ट एड किट, प्राथमिक चिकित्सा किट है, वो होनी चाहिए। कहीं पे हल्की फुल्की जो चोट होती है, कट होता है, उसके लिए पानी होना चाहिए पीने का। डस्ट मास्क यानी कि धूल के से बचने के लिए जो मास्क पहनते हैं वो, चश्मे होने चाहिए, आग बुझाने का इंतज़ाम होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, रेडियो भी हमारे पास होना चाहिए जो बैटरी से चलने वाला हो। तो ये सब चीज़ों को ऑलरेडी तैयार रखना चाहिए ऐसे एरिया में जहाँ पे भूकंप आने की ज़्यादा संभावना होती है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में इमारतों की नींव रखने से पहले आर्किटेक्ट और इंजीनियरों से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जब बिल्डिंग बनाते हैं तो अच्छी इंजीनियर की सलाह से ही बनाना चाहिए, कैसा मटेरियल यूज़ करना है उसमें और किस तरीके से बनाना है। साथ ही भवन का निर्माण आपदा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। जो आपदा प्रबंधन समिति के जो इंस्ट्रक्शंस है, दिशा निर्देश है, उनके अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग को बनाना चाहिए। उपरोक्त उपायों के बारे में दोस्तों और परिवार के सदस्यों की भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, यानी कि सबको पता होना चाहिए कि ऐसे ही करना है ताकि किसी की जान को खतरा न रहे। फिर आपदा के टाइम पे क्या करें और क्या ना करें। झटकों के रुकने तक और आधिकारिक तौर पर यह घोषणा होने तक कि बाहर निकलना सुरक्षित है, व्यक्तियों को घर के अंदर रहना चाहिए। जब तक बाहर से अनाउंसमेंट नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि बाहर निकलना सुरक्षित है, तब तक आपको घर के अंदर रहना चाहिए। बुक केस, फर्नीचर और भारी उपकरणों से दूर रहना चाहिए जो गिर सकते हैं। जब भूकंप आएगा, चीज़ें हिलने लगती है, कोई भारी चीज़ आपके ऊपर गिर गई तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। किसी मेज़ या बेड के नीचे शरण लेनी चाहिए। यदि कोई बाहर है तो इमारतों, पेड़ों और बिजली की लाइनों से दूर एक खुले स्थान में शरण लेनी चाहिए। पेड़ों के ऐसे नीचे नहीं रहना चाहिए, इमारतों के नीचे या कोई भी इस तरह की जो बिल्डिंग है, बिजली की लाइन है, उनसे दूर खुली जगह में जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये इंग्लिश में है। बिफोर द डिजास्टर क्या करना चाहिए। कनेक्शंस ऑफ गैस लाइन्स एंड अप्लायंसेस मस्ट बी मेड फ्लेक्सिबल, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए ज़्यादा। एंड अर्थक्वेक रेडीनेस प्लान मस्ट बी केप्ट रेडी, एक रेडीनेस प्लान आपका तैयार रहना चाहिए हमेशा। जो भी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं उनकी बात है ये। इंक्लूडिंग लोकेशन अ शेल्टर हाउस, आपको शेल्टर हाउस की लोकेशन पता होनी चाहिए। कैन फूड एंड अप टू डेट फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट तैयार रहनी चाहिए, उसमें सब चीज़ें हों। गैलॉन्स ऑफ वाटर, डस्ट मास्क, गॉगल्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, अ टॉर्च एंड अ वर्किंग बैटरी ऑपरेटेड रेडियो, ये सब चीज़ें आपके पास तैयार रहनी चाहिए। आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। जिन एरिया में अर्थक्वेक आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है तो वहाँ पे बिल्डिंग बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि आपको इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए। Also, the building must be manufactured as per the rules and regulations laid by the Disaster Management Committee. Disaster Management Committee के जो rules और regulations है उनको ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग को बनाना चाहिए। Awareness must be spread among friends and family members about the above mentioned measures.
इनके बारे में आपके फैमिली और फ्रेंड्स को पता होना चाहिए, आपको उनको अवेयर करना चाहिए। फिर है डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना। वन मस्ट स्टे इनडोर्स अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स एंड इट इज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट इट इज़ सेफ टू एग्जिट। जब तक अनाउंसमेंट ना हो कि आप बाहर निकल सकते हैं, या तब तक जो ये शेकिंग है यानी जो अर्थक्वेक के झटके हैं वो ना रुके, तब तक घर के अंदर रहो। वन मस्ट स्टे अवे फ्रॉम बुक केसेज, फर्नीचर एंड हैवी अप्लायंसेज दैट मे फॉल। जो ऐसे अप्लायंस हैं, जो हैवी चीज़ें हैं जिनकी गिरने का खतरा है, उनसे दूर रहना चाहिए। द शेल्टर मस्ट बी अंडर टेबल और बेड एंड होल्ड ऑन टू अ पोस्ट और एनी अदर फिक्सचर। कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग जगह जहाँ पे जिसकी गिरने की पॉसिबिलिटी ना हो, या फिर किसी टेबल के या बेड के नीचे आपको शेल्टर लेना चाहिए। इफ वन इज आउटडोर्स द शेल्टर मस्ट बी टेकन इन अ क्लियर स्टॉप अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज एंड पावर लाइन्स। इनसे दूर रहना चाहिए आपको। उसके बाद है 19 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। व्हाट फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारक थे, क्या क्या कारक थे। एक तो था सामंतवाद का पतन। सामंतवाद कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें ज़्यादातर ज़मीन बड़े बड़े उनके ज़मींदारों के पास होती है, राजाओं के पास होती है, और फिर वो बाकी जो गरीब लोग होते हैं उनको अपना गुलाम और दास बना के रखते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसका पतन हुआ, यानी वो ख़त्म होना शुरू हुआ। आपसी युद्धों में अनेक संघीय सामंतों की मृत्यु हो गई। जो कई सारे सामंत थे उनकी डेथ हुई। धर्म योद्धाओं ने सामंतों को भी दरिद्र बना दिया। संघीय प्रभुत्ता राष्ट्रवाद के उदय में प्रमुख बाधा थी। जो ये सामंतवाद का सिस्टम था, यही राष्ट्रवाद का जो उदय था, राष्ट्रवाद के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। और धीरे धीरे जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो खत्म हो रही थी, तो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। नेक्स्ट है पोप की सत्ता में गिरावट। मध्य युग में चर्च को सर्वोच्च शक्ति और अधिकार प्राप्त थे। यूरोप के अंदर सारे जो अधिकार होते थे, ज़्यादातर शक्ति पोप के पास होती थी, चर्च के पास होती थी। पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन लोगों को जगाते हैं और पोप और चर्च के अधिकार को कमज़ोर करते हैं। लोगों को अवेयर किया गया बहुत सारे उनके कि भाई उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। तो इस तरह से जो इस तरह के ये सुधार आंदोलन थे, उससे पोप के और चर्च के अधिकार कमज़ोर हुए। युद्ध ने फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। दोनों देशों के बीच 100 साल के युद्ध ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ाई चल रही थी काफ़ी, तो उन लोगों के अंदर अपने देश के लिए प्यार उमड़ा। वो चाहते थे कि उनका देश एक अच्छा, एक लोकतांत्रिक देश बने। विदेशी शासन ने लोगों का दमन किया और उनके साथ क्रूरता और निर्दयता का व्यवहार किया। इसने लोगों को इन विदेशी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। जैसे कि इंडिया में हुआ। पहले इंडिया में क्या था कि भाई मुगलों का शासन था, उससे पहले भी राजा वगैरह होते थे। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे शासन किया और यहाँ के लोगों के साथ क्रूरता और निर्दयता की, तो लोगों के अंदर फिर इन विदेशी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की भावना पैदा हुई। महान लेखक, कई लेखकों, दार्शनिक, कवियों ने यूरोप ने राष्ट्रवाद की भावना का संचार करने के लिए बहुत प्रभाव डाला। वो राष्ट्रवाद में बहुत सारे जो समाज सुधारक थे, लेखक थे, दार्शनिक कवि थे, तो वो राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना चाहते थे। तो उससे भी वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा मिला राष्ट्रवाद का उदय होने में। अब इंग्लिश में, द फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म यानी कि जो सामंतवाद है, वही ये फ्यूडलिज्म जिसमें ज़्यादातर जो लैंड का एरिया होता है, लैंड का शेयर होता है, वो उनके जो लैंड लॉर्ड होते हैं, ज़मींदार वगैरह, उनके पास होता है। इन म्यूचुअल वॉर्स यानी आपस की लड़ाई में मैनी फेडरल लॉर्ड्स डाइड। बहुत सारे जो ये फेडरल लीडर्स थे, लॉर्ड्स थे यानी कि जो बड़े लोग थे, उनकी डेथ हुई। जो ये थे बड़े बड़े ज़मींदार थे वो। द क्रूसेडर्स ऑल्सो इम्पॉवरिश्ड द बैरॉन्स। बैरॉन्स भी उन्हीं को बोलते हैं जिनको सामंत बोलते हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। तो उसमें भी इनकी हालत ख़राब हुई। फेडरल लॉर्ड्स वर द मेजर ऑब्स्टेकल इन द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। जो ये फेडरल लॉर्ड थे, ये नेशनलिज्म की इमरजेंस में, नेशनलिज्म के उभरने में सबसे बड़ा रुकावट थे ये। द डिक्लाइन इन पोप अथॉरिटी। द चर्च इंजॉयड सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी इन द मिडिल एजेस। जो उस टाइम पे चर्च को और सुप्रीम अथॉरिटी थी, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी चर्च के पास थी। रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट अवेकन द पीपल एंड वीकन द अथॉरिटी ऑफ द पोप एंड द चर्च। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट थे उससे लोग तो अवेयर हुए, अवेक हुए, और जो पोप और चर्च की अथॉरिटी थी वो वीक हुई। वॉर ऑल्सो अरोज्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ बोथ फ्रांस एंड इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, बहुत वॉर होते थे उनके बीच, तो उनके अंदर भी ये फीलिंग इमर्ज हुई
नेशनलिज्म की। द 100 Years वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज गेव राइज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। 100 सालों तक जो वॉर चला उससे भी दोनों देशों के लोगों के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के जो लोग थे उनके बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग उभरने लगी। फॉरेन रूल। द फॉरेन रूलर्स सप्रेस द पीपल एंड ट्रीटेड देम क्रूली एंड मर्सीलेसली। जो फॉरेन रूलर्स तो ऐसे ही होते हैं, उनको थोड़े ना उनके उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों की फीलिंग का कोई ध्यान होगा, तो वो तो मर्सीलेसली और बहुत बुरी तरीके से ही उनके ऊपर टॉर्चर करेंगे। दिस लेट द पीपल टू यूनाइट अगेंस्ट दिस फॉरेन पावर। उससे उस कंट्री के लोग उन फॉरेन पावर्स के अगेंस्ट यूनाइट हुए, इकट्ठे हुए, और फिर उनके अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी। Great writers. Many writers, philosophers, poets put a great impact to infuse the feeling of nationalism in Europe. बहुत सारे जो राइटर्स होते थे, फिलोसफर, पोएट्स होते थे, वो भी अपने कंट्री के लोगों के अंदर, यूरोप के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को इन्फ्यूज़ करना चाहते थे, उनके अंदर उसको पुट करना चाहते थे। उसके बाद इसमें ऑप्शन है दूसरा, अमेरिका के विरुद्ध वियतनामी संघर्ष में हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग का क्या महत्व था? What was the importance of Ho Chi Minh Trail in the Vietnamese struggle against America? देखो क्या था, जो नॉर्थ वियतनाम है उसकी साउथ वियतनाम के साथ लड़ाई थी, तो और अमेरिका साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जो नॉर्थ वियतनाम था वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, लेकिन अमेरिका उसको कम्युनिस्ट कंट्री बनने से रोकना चाहता था। तो जब अमेरिका साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था तो उसमें ऑलमोस्ट ये था कि साउथ वियतनाम ही जीतेगा, क्योंकि उसको इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंट्री सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जो ये एक रोड था, ये जिसका नाम था हो ची मिन, इसके थ्रू अमेरिका को पता भी नहीं चला, और नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम में अपने जो सोल्जर थे उनके लिए हथियार वगैरह सब कुछ भेजते थे, जिन जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत थी। तो इस रोड की वजह से अमेरिका वो युद्ध हार गया था, इनके साउथ वियतनाम हार गया था और नॉर्थ अमेरिका जीता था। तो इसी की इंपॉर्टेंस पूछी, इस रोड की क्या इंपॉर्टेंस थी। तो देखो, वियतनाम युद्ध 1 नवंबर 1955 को शुरू होकर 30 अप्रैल 1975 तक चला, लगभग 20 साल। लगभग 20 से अधिक वर्षों तक अमेरिका ने वियतनाम को कम्युनिस्ट राज्य बनने से रोकने की कोशिश की। अमेरिका नहीं चाहता था वो कम्युनिस्ट बने कंट्री। उन्होंने इसे रोकने के लिए सैन्य, कूटनीतिक और वित्तीय सभी तरह के हथकंडे अपनाए। इस युद्ध के दौरान लाखों लोग मारे गए और अमेरिका कई युद्ध अपराधों में शामिल हो गया। वियतनाम युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें दक्षिण वियतनामी और साम्यवादी उत्तर वियतनामी सैनिक शामिल थे, जबकि जो अमेरिका शामिल था, अमेरिका क्यों शामिल था? क्योंकि उसने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिण वियतनामी सेना था उसका समर्थन किया। चूँकि अमेरिका एक महाशक्ति था, वर्ल्ड पावर था, दक्षिण वियतनामी सेना को तकनीकी रूप से उत्तर पर युद्ध जीतना चाहिए था। मतलब जो साउथ वियतनाम है वो जीता, नॉर्थ वियतनाम हारता है ना, क्योंकि अमेरिका जैसी महाशक्ति उसके साथ थी। लेकिन ये परिणाम नहीं हुआ। बहुत सारे कारकों ने अमेरिका समर्थित बलों के लिए जीत को असंभव बना दिया। इन कारकों में ही एक क्या था, ये जो हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग था। हो ची मिन्ह मार्ग में सड़कों का एक नेटवर्क था, मतलब बहुत सारी सड़कें थी, सिर्फ एक रोड नहीं, बहुत सारी रोड थी, जो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक बनाया गया था और पड़ोसी देशों कंबोडिया और लाओस से होकर गुजरता था। सड़कें बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने युद्ध के दौरान उत्तरी जो वियतनामी सेना थी उनको रसद सहायता प्रदान की, हथियार वगैरह प्रोवाइड कराए। ये इनमें क्या था, जो ये रास्ता था ट्रक मार्गों, बाइक पथों और फुटपाथों का एक संयोजन था। उसमें हर तरह के ये रास्ते थे, ट्रक वगैरह भी जा सकते थे, बाइक जा सकती थी। ये 16,000 किलोमीटर लंबा था और इसमें जल मार्ग भी शामिल था, मतलब जो पानी के जहाज़ वगैरह भी जा सकते थे, उसमें बीच में मतलब सी भी आता था। उत्तरी वियतनाम के नेता हो ची मिन्ह के नाम पर अमेरिकियों ने इसका नाम दिया। जो उत्तरी वियतनाम को उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे उनका नाम हो ची मिन्ह था, उनके नाम पे अमेरिका ने इसको हो ची मिन्ह जो रोड यानी कि ट्रेल बोलना शुरू कर दिया। वियतनाम युद्ध के दौरान इस मार्ग का उपयोग उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम में अपने समर्थकों को हथियार, गोला बारूद भेजने के लिए किया गया। नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम सामान जाता था इस रास्ते के थ्रू। इस प्रकार अमेरिका के खिलाफ युद्ध में वियतनामियों के लिए हो ची मिन्ह ट्रेल महत्वपूर्ण हो गया। इस रास्ते ने वियतनामी को अमेरिकियों की जानकारी के बिना हथियार और गोला बारूद को गुप्त रूप से स्टोर करने में मदद की। अमेरिकियों को पता ही नहीं चला। अब इंग्लिश में है ये। द वियतनाम वॉर स्टार्टेड ऑन 1 नवंबर 1955 टिल 30 अप्रैल 1975. For almost more than 20 years, the USA tried to prevent Vietnam from becoming a communist state. जो अमेरिका था वो नहीं चाहता था कि नॉर्थ वियतनाम एक कम्युनिस्ट स्टेट बने। They used all kind of means, military, diplomatic and financial, to prevent this.
हर चीज़ उन्होंने अपनाई, हर तरीका देखा। मिलियंस ऑफ पीपल डाई ड्यूरिंग दिस वॉर एंड अमेरिका बिकेम इन्वॉल्व इन मैनी वॉर क्राइम्स, बहुत सारे वॉर क्राइम्स, उसने बहुत ही बुरी हालत मचाई वहाँ पे। The Vietnam War was a war that involved South Vietnamese and communist North Vietnamese soldier. एक तरफ साउथ वियतनाम के सोल्जर थे, दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम के। द यूनाइटेड स्टेट वॉज इन्वॉल्व बिकॉज इट बैक्ड द साउथ वियतनामीज फोर्स इन अ बीट टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। जो अमेरिका नहीं चाहता था कम्युनिज्म का फैलाव हो ज़्यादा, उसको रिड्यूस करने के लिए उसने साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया। सिंस द यूनाइटेड स्टेट वॉज अ सुपर पावर, द साउथ वियतनामीज फोर्सेज शुड हैव टेक्निकली वन द वॉर ओवर द नॉर्थ। तो मतलब ये है कि जिसको ज़्यादा जो सुपर पावर सपोर्ट कर रही है उसी को जीतना चाहिए, बट दिस वॉज नॉट द आउटकम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अ लॉट ऑफ फैक्टर्स मेड विक्ट्री फॉर द यूएस बैक्ड फोर्स इम्पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जिसको यूएस सपोर्ट करा था उनके लिए विक्ट्री इम्पॉसिबल हुई। बट जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वॉज द हो ची मिन ट्रेल, ये रोड था हो ची मिन ट्रेल। द हो ची मिन ट्रेल कंसिस्टेड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रोड्स दैट वर बिल्ट फ्रॉम नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम एंड पास थ्रू नेबरिंग कंट्रीज कंबोडिया एंड लाओस। रोड का बहुत सारा मतलब रोड का एक नेटवर्क था जो नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम जाता था, कंबोडिया और लाओस से होकर गुजरता था। द रोड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइडेड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द नॉर्थ वियतनामीज आर्मी एंड द वियत कॉन्ग ड्यूरिंग द वॉर। तो वो जो नॉर्थ वियतनामीज आर्मी थी उस जो साउथ वियतनाम में उस टाइम पे थी, मतलब लड़ाई में शामिल थी, उनको यहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता था, वेपन्स और जो भी आर्मी इक्विपमेंट सब भेजे जाते थे। द ट्रेल वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रक रूट्स, बाइक पाथ एंड फुटपाथ, सब कुछ था उसमें, हर तरह के रोड थे। इट वॉज 16,000 किलोमीटर लॉन्ग एंड इवन कंसिस्टेड ऑफ वाटरवेज, इसमें वाटरवेज भी इंक्लूड था। द अमेरिकन्स गिव द ट्रेल इट्स नेम आफ्टर हो ची मिन, द लीडर ऑफ नॉर्थ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम के जो लीडर थे हो ची मिन, उनके नाम पे इसको ये नाम मिला। During the Vietnam War, this route was used for sending weapons, ammunition and gunpowder from North Vietnam to their supporter in South Vietnam. समझ तो आ रहा होगा ना आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। 4 मार्क्स का है इसलिए काफ़ी लेंदी है, इतना भी ज़्यादा नहीं, सारा लिखने की नीड नहीं है, जितना आसानी से समझ में आए उतना लिख सकते हो पेपर में, पूरे मार्क्स मिलेंगे फिर भी। Thus the Ho Chi Minh Trail became advantageous to the Vietnamese in the war against the US. इसलिए ये important हो गया क्योंकि इतनी हेल्प की उसने नॉर्थ वियतनाम की इस रोड ने। This trail helped the Vietnamese to store weapons and ammunition secretly without the knowledge of the Americans. बिना अमेरिका की नॉलेज में आए वो इतने सारे वेपन्स वगैरह उन्होंने वहाँ पे स्टोर कर लिए, तो इससे वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा नॉर्थ अमेरिका के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द गांधी इरविन पैक्ट। तो ये देखना है, देखो क्या था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा संपन्न एक राजनीतिक समझौते को दिया गया नाम है। यानी कि महात्मा गांधी के और लॉर्ड इरविन जो उस टाइम पे भारत के वायसराय थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको नाम दिया गया गांधी इरविन। इसमें हुआ क्या था, देखो क्यों ये समझौता हुआ था ये देखना है पहले, यानी गांधी इरविन समझौते की पृष्ठभूमि देखनी है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया जाना था। एक कॉन्फ्रेंस होनी थी लंदन में 1931 में, लेकिन 1930 में नमक सत्याग्रह आयोजित किया गया क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों को नमक बनाने पे बहुत टैक्स लगाती थी। तो इसलिए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नमक सत्याग्रह आयोजित किया और भारत और गांधी ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। पूरी दुनिया की नज़रें भारत पे आई और भारतीयों के साथ जो अंग्रेज़ इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे उसके बारे में बात होने लगी हर जगह और ब्रिटिश सरकार की बहुत आलोचना हुई। गांधी और कई अन्य नेताओं को हजारों भारतीयों के साथ कैद कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया। लॉर्ड इरविन चाहते थे कि ये विवाद समाप्त हो जाए, इसलिए गांधी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया। क्योंकि जब उन लोगों की इतनी आलोचना हो रही थी, उनकी इंसल्ट हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह से ख़त्म हो जाए, इसलिए महात्मा गांधी को उन्होंने जेल से रिहा किया और वो फिर बातचीत की टेबल पे आए कि आपस में बातें कर लेनी चाहिए, कोई समझौता कर लेना चाहिए। तो फिर समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं कि क्या क्या हुआ उसमें। एक तो ये तय हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई, यानी वो जो 1931 में सम्मेलन होना था वो उसमें भाग लेगी।
और क्या हुआ कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देगी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था वो रोकना पड़ेगा। हिंसक अपराधों को छोड़कर सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार को ने लॉर्ड इरविन को कहा, महात्मा गांधी ने, कि जो हिंसक अपराध किए हैं उनके अलावा जितने भी भारतीयों पे मुकदमे हैं वो सब वापस लिए जाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उनमें जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया है उन सबको रिहा करो और नमक कर हटाना, यानी जो नमक पे टैक्स लगता है वो हटाओ। उसके बाद परिणाम क्या थे, रिजल्ट क्या निकला इसका। गांधी इरविन समझौते के परिणाम, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि उन्होंने उसमें सहमत हो गई थी कि हम इसमें हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने फिर उसमें हिस्सा लिया। सरकार सभी अध्यादेशों को वापस लेने पर सहमत हुई। जो मुकदमे चला रखे थे वो सब वापस लेने को तैयार हुई। ये हिंसा में शामिल लोगों को बचाने के लिए सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हुई। ये से कि जो हिंसा में शामिल लोग थे उनसे अलग जितने भी राजनीतिक कैदी थे सबको रिहा करने के लिए तैयार हो गई सरकार। ये शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने पर सहमत हुई, यानी भारतीय जो शराब की और विदेशी कपड़ों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे वो कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण करेंगे। ये कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर सहमत हो गई। जो कांग्रेस पे प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटाया। ये सत्याग्रहों की जब्त की गई संपत्तियों को बहाल करने पर सहमत हो गई। जो सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले रहे थे उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी कि उसको वापस से छोड़ दो। ये समुद्र तटों के पास लोगों द्वारा नमक के संग्रह की अनुमति देने पर सहमत हुई, यानी समुद्र तट के आसपास लोग नमक बना सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसको ये सब उसमें तय हुआ। अब ये इंग्लिश में देखना है। इंग्लिश में है, गांधी इरविन पैक्ट इज द नेम गिवन टू अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट कंक्लूडेड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कौन थे? देन वायसराय ऑफ इंडिया। ऑन 5 मार्च 1931 को ये एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट का बैकग्राउंड क्या था, क्यों इसकी नीड हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी? बैकग्राउंड ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज टू बी हेल्ड इन 1931 इन लंडन। लंदन में सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो होनी थी, मतलब वो होने वाली थी। तो उससे पहले इन 1930 द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज कंडक्टेड एंड इंडिया एंड गांधी रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। सॉल्ट सत्याग्रह कंडक्ट किया गया इंडिया में, तो महात्मा गांधी जी ने किया था, तो महात्मा गांधी और इंडिया की तरफ पूरे वर्ल्ड की अटेंशन आई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस। जो इंडियंस के साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहे थे, गलत बिहेवियर कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको क्रिटिसाइज किया गया हर जगह। Gandhi and many other leaders were imprisoned along with thousands of Indians. बहुत सारे इंडियंस को अरेस्ट कर लिया गया जिनमें महात्मा गांधी भी थे। लॉर्ड इरविन वांटेड द इशू टू कम टू एन एंड। अब लॉर्ड इरविन चाहते थे कि बस ये इशू किसी तरह से एंड हो जाए। सो गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931। जनवरी 1931 में उनको फ्री कर दिया जेल से। अब तो उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ। तो इस एग्रीमेंट के फीचर्स क्या आते हैं? फीचर्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू टेक पार्ट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि अब जो 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी तो हम उसमें पार्ट लेंगे। द आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये स्टॉप कर देंगे। विड्रॉल, ये तो थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी थी ये दो बातें। विड्रॉल ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग वायलेंट क्राइम्स। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये करना था कि जो वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व है लोग, उनके अलावा बाकी सब के ऊपर जितने भी प्रोसिक्यूशन है, जो मुकदमे हैं, वो वापस लिए जाएँ। रिलीज ऑफ दोज हु वर अरेस्टेड फॉर टेकिंग पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया था और उस वजह से उनको अरेस्ट किया था, उन सबको रिलीज करो। रिमूवल ऑफ द सॉल्ट टैक्स, जो सॉल्ट पे टैक्स लग रहा था उसको हटाओ। रिजल्ट क्या निकले इसके? रिजल्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। द आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन 1931 ड्यूरिंग सेप्टेम्बर डिसम्बर। उस ईयर में 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्ट लिया आईएनसी ने। द गवर्नमेंट एग्री टू विदड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंस। गवर्नमेंट ने सारे ऑर्डिनेंस वापस ले लिए। इट एग्री टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू सेव दोज इन्वॉल्व इन वायलेंस। It agreed to allow peaceful picketing of liquor and foreign cloth shops. तो इन पे जो शराब की दुकानें थी और जो फॉरेन मतलब जो ब्रिटेन की क्लोथ शॉप्स थी उन पे वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते थे, इसके लिए एग्री हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट एग्री टू रिवोक द बैन ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी पे जो बैन था उसको हटाने के लिए एग्री हुई।
इट एग्री टू रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रहीज, जो जिन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, पार्ट लिया था, उनकी जो प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको रिलीज़ करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो गई। इट एग्री टू परमिट द कलेक्शन ऑफ सॉल्ट बाय पीपल नियर द सी कोस्ट, जो सी कोस्ट के पास रहने वाले लोग हैं उनको सॉल्ट के कलेक्शन का परमिट मिल गया। तो ये सब इसके अंदर है, गांधी इरविन पैक्ट के अंदर। पूरे का पूरा ऐसे याद नहीं करना, बस इसको पढ़ना, अच्छे से समझना, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मैं SST में यही आपको एडवाइस दूंगी कि आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। लाइन टू लाइन याद करोगे तो बहुत टाइम लगता है, बहुत लेंदी होता है। तो बस चीज़ों को समझना और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना, उससे आसान रहेगा और टाइम भी बचेगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करने थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।